आज अपन क्या है, जो अपन ने पहला वीडियो बनाया था मानव कार्की के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 मिनट 8 सेकंड का वीडियो था। उसमें कुछ अपन 60 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 130 तक है, तो अपन बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चन आज करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। उन इम्पोर्टेंट सवाल पे अपन डिस्कशन करेंगे और प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी बताएंगे। और साथ में आज 4 नंबर के जो बड़े बड़े सवाल है, लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको 10 सवाल लिखाएंगे। वो सवाल आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। जो क्वेश्चन नंबर जैसे 22वां होगा, क्वेश्चन नंबर जैसे 23वां होगा, क्वेश्चन नंबर जैसे 18वां होगा, तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी स्टडी करनी है। और क्वेश्चन अपन ने पहले वीडियो के अंदर देखे थे, उन क्वेश्चनों को ही अपन आगे बढ़ेंगे। और सारे क्वेश्चन है उनको ध्यान से, अपन एक एक लाइन के क्वेश्चन है तो अपने को ध्यान से सुनना है कि कहाँ पे क्या है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो अभी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन जो मैंने बताया उसी में से क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, 2 बार वीडियो आप देख लो, आपको प्रश्न भी याद हो जाएंगे और उत्तर भी याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, वहाँ आपको पेपर देखोगे तो डर नहीं लगेगा कि ये कैसा पेपर आया, कैसा सवाल आया, क्योंकि सारे सवाल हैं वो अपन क्या गए यहीं पे पढ़ के चले जाएंगे वीडियो के माध्यम से। अब अपन आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो 1 घंटे और 8 मिनट का वीडियो है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका दूसरा पार्ट है ये, नेक्स्ट पार्ट है। पहला सवाल है, बोलस और काइम की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन आता है, बोलस और काइम की परिभाषा लिखिए। बोलस क्या है और काइम क्या है, इसकी परिभाषा। अब ये बोलस और काइम क्या होता है, ये अपने को पूछा जाता है कि बोलस और काइम, तो आपको बताना है आमाशय में भोजन का पाचन हुआ, मुख हुआ में भोजन का पाचन हुआ, तो मुख हुआ में भोजन के पाचन के पश्चात, मुख हुआ में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी अवस्था में बदल गया। मुख हुआ में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी हो गया है। इस अर्ध ठोस और क्रीमी भोजन को अपन कहते हैं बोलस, या हिंदी भाषा में कहा जाता है निवाला। निवाला भी वर्ड आ सकता है, निवाला। तो निवाला या बोलस क्या है, मुख गुहा में क्या किया जाता है, जो भोजन लेते हो आप उसको दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हो, लार की सहायता से भोजन में लार मिश्रित करते हो और जीभ की सहायता से भोजन को घुमाते हो। घुमाने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो बोलस में बदल जाता है, यानी अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है, उसको कहा जाता है बोलस। फिर उसके बाद में आता है काइम। तो काइम क्या है, काइम है आमाशय में भोजन का पाचन होता है 3 से 4 घंटे तक। आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात आमाशय कैसा हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा, तरल हो जाएगा। क्रीमी और तरल हो जाता है। इस क्रीमी और तरल भोजन को अपन क्या कहते हैं, इस क्रीमी और तरल भोजन को अपन कहते हैं काइम। तो दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों शब्दों को ध्यान से सुनना है और परिभाषा बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है। आपको ध्यान रखना है बोलस क्या है, कि बोलस मतलब मुख हुआ में भोजन का पाचन हुआ, भोजन ठोस और क्रीमी हो गया, उसको बोलस। और आमाशय में भोजन के पाचन पश्चात भोजन क्रीमी तरल हो गया, उसको कहा जाता है काइम। ठीक है, अब ये दो छोटे छोटे प्रश्न बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या होता है। श्वास नली है, जो श्वास नली है, श्वास नली की शाखा, श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है। श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है, अंतिम भाग क्या है, तो आपको बताना अंतिम भाग क्या है। श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है, तो मैं आपको सामने बताता हूँ कि श्वास नली एक्चुअल में होती है, वो किस किस में बढ़ती है, और फिर आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना कि श्वास नली का अंतिम भाग क्या है। सबसे पहले ये श्वास नली थी, ये 2 श्वसनियों में बढ़ गई। श्वास नली 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है और श्वसनियाँ किस में प्रवेश कर जाती हैं, फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती है। फिर ये श्वास नली थी, ये श्वास नली 2 श्वसनियों में बढ़ गई। श्वास नली 2 श्वसनियाँ हैं उसके अंदर बढ़ जाती हैं।
श्वसनियाँ होती हैं, ये क्या करती है, फुफ्फुस के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसमें प्रवेश कर जाती हैं, फुफ्फुस में प्रवेश करती है और उत्तरोत्तर रूप से लगातार विभाजित होती रहती हैं और फुफ्फुस के अंदर श्वसन वृक्ष बनाती है। क्या बनाती हैं? श्वसन वृक्ष का निर्माण करेगी। यानी ये श्वसनी है वो प्राथमिक श्वसनी में बटेगी, प्राथमिक श्वसनी होगी वो द्वितीय श्वसनी में बटेगी, प्राथमिक श्वसनी द्वितीय श्वसनी में बटेगी, द्वितीय श्वसनी है वो आगे और विभाजित होगी। यानी श्वसन वृक्ष पाया जाता है फेफड़े के अंदर। तो क्वेश्चन श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है ये आ जाए या श्वसन वृक्ष है उसको समझाओ, श्वसन वृक्ष का चित्र बनाकर समझाओ, तो भी आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को मैं समझा दूंगा, इसमें दोनों प्रश्न समझा दूंगा। श्वास नली से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसमें आराम से कर लोगे। क्वेश्चन आया श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग या श्वसन वृक्ष का चित्र बनाकर समझाओ। तो श्वास नली किसमें बटी? श्वसनियों में। और श्वसनियाँ हैं वो बढ़ गई प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी में, और प्राथमिक श्वसनी है वो बढ़ जाती हैं द्वितीय श्वसनी में, द्वितीय श्वसनी में, और द्वितीय श्वसनी होती हैं वो बढ़ जाती है श्वसनिका में, वो बढ़ जाती हैं श्वसनिका में, श्वसनिका होती हैं वो बढ़ जाती हैं श्वसन श्वसनिका में। किसमें बढ़ जाएगी? श्वसन श्वसनिका में। श्वसन श्वसनिका होगी वो बढ़ जाएगी वायु कूपिका वाहिनी में, वायु कूपिका वाहिनी में, और वायु कूपिका वाहिनी में वो वायु कूपिका कोश में खुलेगी। किसमें खुलेगी? वायु कूपिका कोश में खुलेगी। और वायु कूपिका कोश है जिसमें 3 से 9 वायु कूपिकाएं होगी। वायु कूपिका कोश में 3 से 9 वायु कूपिकाएं होगी। वायु कूपिका कोश में 3 से 9 वायु कूपिकाएं होगी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले श्वास नली थी वो श्वसनी बढ़ गई, श्वसनी प्राथमिक श्वसनी में, फिर द्वितीय श्वसनी में, फिर श्वसनिका में, फिर उसके बाद श्वसन श्वसनिका में, फिर वायु कूपिका वाहिनी में, और वायु कूपिका वाहिनी जाके किस में खुली है? वायु कूपिका में। तो उत्तर हो गया श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है? श्वास नली की अंतिम शाखा का भाग है वायु कूपिकाएं। क्या है? वायु कूपिकाएं हैं। यानी अपन कहते हैं वायु कूपिका में जाकर वो खुलती है। किसमें खुलती है? वायु कूपिका में खुलती है। वायु कूपिका को फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम जो फुफ्फुस है, उस फुफ्फुस की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? फुफ्फुस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम वायु कूपिका है। फुफ्फुस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम वायु कूपिका है। ये अपना क्वेश्चन एक और बन जाता है। अब ये जो श्वसन श्वसनिका है, वायु कूपिका वाहिनी है, वायु कूपिका है और वायु कूपिका कोश है, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन इकाई बनाते हैं। ये जो श्वसन श्वसनिका है, वायु कूपिका वाहिनी है, वायु कूपिका और वायु कूपिका कोश है, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक है। गैसों का विनिमय वायु कूपिका से होता है। किससे होता है? वायु कूपिका की दीवार पतली होती है और इसके चारों तरफ रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा आपको बताना है गैसों का विनिमय होगा। तो श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग का उत्तर होगा वायु कूपिका। अब ये जो क्या है? श्वास नली है। श्वास नली के ऊपर सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के। वो आपको याद रखना है कि श्वास नली के ऊपर सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के। उस उपास्थि का नाम होता है हाइलाइन उपास्थि। हाइलाइन उपास्थि होती हैं। हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। ये श्वास नली को खाली होने पर पिचकने से रोकते हैं। तो सवाल आता है श्वास नली खाली होने पर क्यों नहीं पिचकती हैं? या श्वास नली के ऊपर सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, उनका नाम बताओ। हाइलाइन उपास्थि होते हैं। ये श्वसनिका तक पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं? ये श्वसनिका है वहाँ तक पाए जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अब श्वास नली के अंदर पक्षमा मुकुला पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? म्यूकस को बाहर धकेलने का काम करती हैं। ठीक है। तो ये श्वास नली का अंतिम भाग का उत्तर हो गया वायु कूपिका। अब अगला क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम लिखो। देखो कभी कभी आदमी क्या होता है, अचानक गिर जाता है और बेहोश हो गया, या उसको करंट लग गया और बेहोश हो गया, या वो पानी के अंदर डूब गया और बेहोश हो गया। अब उसको क्या है? कृत्रिम श्वसन की जरूरत है।
उसको किसकी जरूरत है? कृत्रिम श्वसन की जरूरत है। अगर आप उसे कृत्रिम श्वसन दोगे तो वो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तो अपने को क्या करना है, उसको एक श्वसन की एक विधि है जिसका नाम है मुख से मुख विधि। कृत्रिम श्वसन की जो विधि है उसका नाम है मुख से मुख विधि। मुख से मुख विधि है वो अपने को क्या करनी है, काम लेनी है। तो क्वेश्चन आ गया कि कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम लिखो, तो मुख से मुख विधि। इससे प्रश्न सिंपल नहीं और इससे उत्तर सिंपल नहीं, सीधा सवाल पूछा और आपको याद भी रह जाएगा कि कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताओ। अब कई बार ऐसे होते हैं अपन पानी में नहाने जाते हैं, जैसे आप लोग भी नहाने गए, मैं भी गया हूँ, लेकिन कभी कभी पानी के अंदर डूबने की संभावना बढ़ती है और अपने मुंह में पानी गिर जाता है, घुस जाता है और अपन बेहोश हो जाते हैं। लोग अपने को बाहर निकालते हैं और अपनी सांसें वापस चलाने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी विधि से करते हैं? मुख से मुख विधि। वो एक हाथ को यहाँ रखते हैं, गर्दन को यूं ऊपर उठाते हैं, दूसरे हाथ से नाक को बंद करते हैं और फिर मुंह से जोर से 15 से 20 बार सांस देते हैं, सांस खींचते हैं मुंह से मुंह सटाकर। और अपन कहते हैं, ये आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, हीरोइन डूबती है, हीरो उसको बचाता है और बाहर निकाल कर उसको क्या करता है, सांस देता है। आप कहते हो ये विधि कौन सी है? मुख से मुख विधि। कौन सी विधि? मुख से मुख विधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर श्वसन वर्णक का नाम बताओ। कौन सा श्वसन वर्णक है? श्वसन वर्णक का नाम बताओ। श्वसन वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछा जाता है श्वसन वर्णक का नाम बताओ, श्वसन वर्णक कौन सा है? तो श्वसन वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता हुआ आरबीसी में पाया जाता है। इसको HB से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? HB से प्रदर्शित करते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, ये ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन है उसके अंदर लौह धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? लौह धातु पाई जाती है, जो कि फेरस अवस्था में होती है, Fe+2 अवस्था में होती है। ये चीज ध्यान रखना है। इसमें 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है श्वसन वर्णक का नाम बताओ। इसमें श्वसन में के लिए उत्तरदायी है और वर्णक मतलब रक्त को लाल रंग देता है। तो श्वसन वर्णक का मतलब है हीमोग्लोबिन। अब ये HB है, एक HB का अणु होता है, वो कितने हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है? 4 का। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होती है। 4 फेरस पाई जाती हैं लोह धातु अवस्था में। फिर उसके बाद आपको बताना है, हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम के आसपास पाया जाता है 100 डेसीलीटर ब्लड के अंदर। फिर अगला सवाल है, आरबीसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आरबीसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो आरबीसी है, आरबीसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आरबीसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा, ये आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली है। इस आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। उत्तर होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। आरबीसी है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उत्तर होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसकी विलेयता को 5000 गुना बढ़ाएगा, तो ये विलेयता में वृद्धि करता है। क्या करता है? विलेयता में वृद्धि करता है। फिर उसके बाद में है आरबीसी का निर्माण और आरबीसी का विघटन कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण और आरबीसी का विघटन कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण और आरबीसी का विघटन कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत में। जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें होगा यकृत में। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में, और शिशु जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब है आरबीसी का विघटन। तो आरबीसी का विघटन है उसका उत्तर आपके है यकृत और प्लिया। यकृत और प्लिया, जो यकृत है उसमें कूपर कोशिका क्या करती है? मर्त आरबीसी का भक्षण करती है। यकृत में जो कूपर कोशिका वो मर्त आरबीसी का भक्षण करती है। और दूसरा है प्लिया। प्लिया क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन आता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो अपने को बताना है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी।
आरबीसी जैसे मरती है उसको दफन कहाँ किया जाता है, प्लिया के अंदर किया जाता है। तो सवाल वो बन गए कि आरबीसी का निर्माण और आरबीसी का विघटन कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत में और शिशु जन्म के बाद अस्थि मज्जा द्वारा। आरबीसी का विघटन होता है वो यकृत की ऊपर कोशिकाओं द्वारा, और प्लिया है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान किया जाता है, उसमें आरबीसी को दफन किया जाता है। अब सवाल है कि मानव में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है। मानव में ये सवाल बोर्ड के अंदर आ रखा है कि मानव में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। मानव में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो आरबीसी की संख्या होती है 52 लाख और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 7000 के आसपास। तो इनका अनुपात होता है 600 अनुपात 1। कितना होता है, 600 अनुपात 1 होता है। आरबीसी बहुत ज़्यादा संख्या में होती है और डब्ल्यूबीसी बहुत कम संख्या में होती है, तो इसका अनुपात होगा 600 अनुपात 1। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब सवाल है प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति में कौन सी दो कोशिका होती हैं। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति में कौन सी दो कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति में कौन सी दो कोशिका होती हैं। तो पहला उत्तर है न्यूट्रोफिल। पहली कोशिका है न्यूट्रोफिल और दूसरी कोशिका है वर्त भक्षकाणु, जिसको कहते हैं मैक्रोफेज, जिसको कहा जाता है मैक्रोफेज। तो आपको उत्तर बताना है शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति में दो कोशिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। ठीक है, तो ये अपने छोटे छोटे सवाल है। फिर उसके बाद अगला सवाल है एंटी हिस्टामिनिक गुण किस में पाया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक गुण किस में पाया जाता है, इयोसिनोफिल में पाया जाता है। और हिस्टामिनिक गुण है वो आपको बताना है बेसोफिल में पाया जाता है। और एंटी हिस्टामिनिक गुण पूछा इयोसिनोफिल में, किसमें, इयोसिनोफिल में। अब क्वेश्चन था एंटी हिस्टामिनिक गुण कौन सी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक गुण कौन सी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। तो उत्तर है आपका इयोसिनोफिल। ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, क्यों नहीं कि आप भूल जाओ। फिर अगला सवाल है एबियो तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। एबियो तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो एबियो तंत्र है, एबियो तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। एबियो तंत्र की खोज आपको बताना है पॉल लैंडस्टीनर ने की थी। पॉल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक था। पॉल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने एबियो तंत्र की खोज की थी। अगर एबियो तंत्र की खोज पूछे तो पॉल लैंडस्टीनर, और एबियो जो रक्त समूह उसकी वंशागति पूछे तो बर्नस्टीन है। आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। सवाल पूछ लिया उसने वंशागति, जो रक्त समूह उसकी वंशागति की खोज किसने की, माता पिता का रक्त ऐसा, बच्चे का रक्त ऐसा, उसकी खोज किसने की, तब तो आप बताओगे कि बर्नस्टीन था। लेकिन एबियो रक्त समूह, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह, उसकी खोज किसने की, पॉल लैंडस्टीनर ने की। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होने हैं। फिर उसके बाद प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों का निर्माण कौन करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों का निर्माण, प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों का निर्माण, प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों का निर्माण कौन करता है। तो आपको उत्तर बताना है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों क्या करती है, प्रतिपिंडों का नाम निर्माण करती है। अगला सवाल है हृदय ध्वनियों के नाम लिखो। हृदय में कौन कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती हैं। जो हृदय ध्वनियां हैं उनके नाम लिखो। हृदय ध्वनियों के दो नाम हैं, एक का नाम तो लब और एक का नाम है डप। लब और डप, ठीक है, दो हृदय ध्वनियां हैं, लब और डप। अब ये कब उत्पन्न होती हैं, ये अपने सवाल बनता है कि लब कब उत्पन्न होती हैं, डब कब उत्पन्न होती हैं। तो लब होती हैं जब द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं तब। जब द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं, जब द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है लब। और जब क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं
अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका नाम होता है डब। एक चीज याद रखना, दोनों कंडीशन क्या है, जब कपाट बंद हो रहे हैं तब ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब ये आपको याद रखना है, पहले होती है लब ध्वनि उत्पन्न, फिर होती है डब ध्वनि उत्पन्न। लब होती है द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं तो लब होती है, और ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो अपने ध्वनि उत्पन्न होती है डब। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं या खुलते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना बंद होते हैं तब। ठीक है, और डब कब उत्पन्न होगी, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तब उत्पन्न होगी डब। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल है कि हृदय के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है। हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल झिल्ली पाई जाती है। हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसका नाम होता है पेरिकार्डियल झिल्ली। हृदय के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, जो हृदय है, हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, हृदय के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा पेरिकार्डियल। फिर अगला सवाल है, फेफड़े के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, प्लूरल झिल्ली। फेफड़े के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, प्लूरल झिल्ली पाई जाती है। जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के चारों ओर, फेफड़े के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, प्लूरल झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये दो छोटे छोटे सवाल और बनते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं टीचर कि फेफड़े के चारों ओर झिल्ली का नाम बताओ प्लूरल, हृदय के चारों ओर झिल्ली का नाम बताओ। इसी तरह से ये जो किडनी होती है, वृक्क होती है, वो उदर की भित्ति से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है। ये भी सवाल आता है कि ये जो वृक्क है, किडनी है, वो अपने उदर की भित्ति से जुड़े हुए हैं कौन सी झिल्ली द्वारा, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा। फिर अगला सवाल है, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट कहाँ पाए जाते हैं। द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट कहाँ पाए जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट कहाँ होंगे। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये अपने क्या है, दायां आलिंद है। ये कौन सा आलिंद है, दायां आलिंद है। और ये कौन सा आलिंद है, ये बायां आलिंद है। दायां, ये दायां आलिंद है और ये दायां नीले है, दायां नीले। ये क्या है, ये बायां आलिंद है और ये बायां नीले है, बायां नीले। ठीक है, हृदय के 4 रिश्म होते हैं। अब आपको क्या करना है, चूज करना है कि द्विवर्णी कपाट इधर होगा या उधर होगा। तो आपको बताना है दायां दायां, ये दायां आलिंद है और ये दायां नीले हैं। ये दायां आलिंद है, ये दायां नीले हैं। अब ये कपाट है द्विवर्णी और त्रिवर्णी। एक के बीच में होता है द्विवर्णी, एक के बीच में होता है त्रिवर्णी। तो अपने क्या है, अपने एक तरीका है, क्या है पता। अब क्या है, दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में, तो अपन कहते हैं दाएं दाएं के बीच में क्या होगा, त्रिवर्णी कपाट होगा। क्या होगा, त्रिवर्णी कपाट होगा, त्रिवर्णी कपाट होगा। और बाएं बाएं के बीच में कौन सा कपाट होगा, द्विवर्णी कपाट होगा। ये अपने को ध्यान रखना है कि दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवर्णी कपाट होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में क्या होता है, द्विवर्णी कपाट। अब आपको इसको याद रखना कि दादा है वो तृतीय फिल्म देखने गए, क्या देखने गए, तृतीय फिल्म देखने गए। और बाबा है वो दान करने गए, क्या करने गए, दान करने गए। तो दाएं दाएं के बीच में क्या होगा, दाएं दाएं के बीच में त्रिवर्णी कपाट होगा, बाएं बाएं के बीच में क्या होगा, द्विवर्णी कपाट होगा। ठीक है, तो ये दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवर्णी कपाट और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवर्णी कपाट होता है। मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम लिखो कि मानव में कौन कौन से अंग होते हैं जो उत्सर्जन में योगदान करते हैं। यानी मानव में भाग लेने वाले जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन अंगों के नाम लिखो। तो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वृक्क, सबसे मेन होता है वृक्क। फिर होता है यकृत। यकृत क्या करता है, अत्यधिक विषैले अमोनिया को कम विषैले यूरिया बदलता है। फिर है त्वचा, क्या है, त्वचा, त्वचा से निकलता है पसीना, क्या निकलता है, पसीना। फिर उसके बाद है फेफड़े,
तो मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी अंग है उनके नाम पूछिए आपसे कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, तो आपको बताना वृक्क है, यकृत है, त्वचा है और फेफड़े हैं। ये मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगला सवाल है पायसीकरण किसे कहते हैं? पायसीकरण या इमल्सीकरण किसे कहते हैं? पायसीकरण या इमल्सीकरण की परिभाषा पूछी जाती है। 1 नंबर का सवाल आता है कि पायसीकरण या इमल्सीकरण किसे कहते हैं? तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में बदलना। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का, जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में बदलना। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में बदलना। ये वसा की बड़ी बूंद है, ये छोटी छोटी बूंदों के अंदर बदल गई है। वसा की बड़ी बड़ी बूंद है, वो छोटी छोटी बूंदों के अंदर बदल गई है। इसको कहा जाता है वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायसीकरण। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये पितरस का काम है। पितरस क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण करता है, यानी वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है, जिसके कारण लाइपेज एंजाइम है उसको क्रियाशील के लिए क्षेत्रफल अधिक मिलता है और वो आसानी से उसका पाचन कर देता है। तो आपको पूछा गया कि इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा और लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया करेगा। तो पायसीकरण या इमल्सीकरण का मतलब है कि एक बड़ी बूंद है उसको छोटी छोटी बूंदों में बदल दो, ठीक है, उसको कहा जाता है इमल्सीकरण या पायसीकरण। अब अगला सवाल है पैनेत कोशिका का कार्य बताओ। पैनेत कोशिका का कार्य बताओ। पैनेत कोशिका का कार्य बताओ। तो पैनेत कोशिका है, उसका कार्य लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण करना। लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण करना। लाइसोजाइम एंजाइम है उसका स्त्रावण करना। पैनेत कोशिका का काम है लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण करना, यानी लाइसोजाइम एंजाइम है उसका निर्माण करना, ठीक है। अब पैनेत कोशिका होती है, उसका कार्य पूछा तो अपन ने तुरंत उत्तर दे दिया, लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण करना। ये मैंने पहले वाले वीडियो में 3 तरह की कोशिका बताई थी, कलश कोशिका, पैनेत कोशिका और आंत्र कोशिका। उसको आप देख लो, तीनों के कार्य बताए थे। अब अगला सवाल है हृदय का चालन तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है? ये 2 नंबर का सवाल आता है कि हृदय का चालन तंत्र किन किन के मिलने से बना होता है। हृदय का चालन तंत्र किस किस के मिलने से बना होता है? तो हृदय के चालन तंत्र का चित्र बना रहा हूं मैं। हृदय के चालन तंत्र के 4 भाग है। सबसे पहला भाग है एसे नोड, दूसरा भाग है एवी नोड, तीसरा भाग है हिंज के बंडल, हिंज के बंडल, और चौथा भाग है पुरकिंजे के तंतु। तो इसमें 4 भाग है। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला भाग है जिसको अपन कहते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड। दूसरा भाग है एवी नोड, एवी नोड। तीसरा भाग है जिसका नाम है हिंज बंडल। चौथा है पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, पुरकिंजे के तंतु। हृदय का चालन तंत्र का चित्र बनाओ और हृदय चालन तंत्र के भाग लिखो। अब ऐसे नोड और एवी नोड के बीच यहाँ होते हैं अंतर पर्व संधि तंतु, यहाँ होते हैं अंतर पर्व संधि तंतु, अंतर पर्व संधि तंतु। सबसे पहले ऐसे नोड का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे नोड का पूरा नाम मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। इसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड। इसको कहते हैं गति निर्धारक, गति निर्धारक। फिर है एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में छोटे छोटे तंतु होते हैं, इनको कहा जाता है अंतर पर्व संधि तंतु। फिर है हिंज के बंडल, फिर है पुरकिंजे के तंतु। अब इसमें हृदय धड़कन की उत्पत्ति होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड को अपन कहते हैं शिरा आलिंद पर्व, हिंदी में इसको कहा जाता है शिरा आलिंद पर्व। ये होता कहाँ है? दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद। एवी नोड को कहा जाता है आलिंद नीले पर्व, आलिंद नीले पर्व।
अब एक सवाल आता है कि हिंज के बंडल को यदि नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। हिंज के बंडल को नष्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, पुरकिंजे के तंतु में आवेग नहीं जाएगा और नीले संकुचित नहीं होंगे। नीले क्या होंगे, संकुचित नहीं होंगे। सीधा आपने हिंज के बंडल काट दिए, हिंज के बंडल काटते ये नीले हैं, ये संकुचित नहीं होंगे, तो आपका उत्तर होगा नीले संकुचित नहीं होंगे। ये हृदय का चालन तंत्र है। हृदय का चालन तंत्र का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है 15 मिनट का। आप मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख लेना। हृदय का चालन तंत्र आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ हृदय के चालन तंत्र का 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन किया है कि हृदय का चालन तंत्र उसका चित्र बनाओ या हृदय के चालन तंत्र के कौन कौन से भाग है। तो ऐसे नोड है, एवी नोड है, हिंज के बंडल है और पुरकिंजे के तंतु है। पुरकिंजे के तंतु नीले की दीवार में स्थित होते हैं। हिंज के बंडल अंतर नीले पट में स्थित होते हैं, अंतरा नीले पट है उसमें स्थित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रक्त अपोहन। रक्त अपोहन है उसको थोड़ा अपन समझाते हैं। रक्त अपोहन क्या है। रक्त अपोहन मतलब होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या है। हीमोडायलिसिस है रक्त अपोहन है, यानी रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। नेचुरल सी बात है, यूरेमिया बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है, यूरेमिया बीमारी के अंदर व्यक्ति में रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में क्या होगा, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उसको कहा जाता है यूरेमिया। इस कंडीशन में व्यक्ति का वृक्क काम नहीं करता है। जब किडनी काम नहीं करे, जब वृक्क है वो काम नहीं करता है, और वृक्क काम नहीं करता तो अपन क्या करते हैं, रक्त अपोहन विधि अपनाते हैं। इसमें व्यक्ति के जीवन पर खतरा मंडरा चुका है और हीमोडायलिसिस रोज अखबार में आता है कि हीमोडायलिसिस करवाओ। और आजकल कई सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त सुविधा भी उपलब्ध हो गई है और इसका ये काफ़ी खर्चीली विधि भी है। इसमें हर 15 दिन में व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपना खून चेंज करवाना पड़ता है पूरा। तो इसका मेन रीजन है किडनी खराब होना। किडनी जवाब दे जाती है तब व्यक्ति चला जाता है हीमोडायलिसिस पे, उसकी रक्त अपोहन कराना पड़ता है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी क्या करती है, खून को छानती है, खून को साफ करती है। अब सवाल आता है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े करते हैं, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण एक तरीके से और भी होता है। रक्त में से यूरिया हटाना होता है, तब क्या होता है, वृक्क काम आता है। आपसे सीधा सवाल पूछा रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, उत्तर होगा फेफड़े। लेकिन वो सवाल में स्पष्ट लाइन लिखेगा कि रक्त में से यूरिया को पृथक कौन करता है, तब आप उत्तर लिखोगे वृक्क। क्या लिखोगे। अब इसमें सबसे पहले व्यक्ति की धमनी है और शिरा है। तो अपन क्या करते हैं, व्यक्ति की शिरा है उसमें से रक्त को बाहर निकाल देते हैं। जैसे व्यक्ति की शिरा है उसमें से रक्त को बाहर निकाला, ठीक है। बाहर निकालने के बाद उस रक्त को क्या करते हैं, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करने के साथ ही उसमें एंटी हिपेरिन मिलाते हैं। क्या करते हैं, हिपेरिन मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं, हिपेरिन मिलाते हैं। हिपेरिन उसका रक्त का प्रतिस्पंदन, मतलब उसको रक्त को जमने नहीं देगा। शरीर से बाहर निकाला रक्त को बाहर निकाल के हिपेरिन मिलाया। 0 डिग्री पे इसलिए रखा जाता है कोई जीवाणु नहीं पनपे। फिर उसके बाद उसको हिपेरिन मिलाने के बाद उसको रक्त को गुजारा जाता है। जो कृत्रिम वर्ग की युक्ति होती है, कृत्रिम वर्ग की युक्ति मतलब नेचुरली आर्टिफिशियली अपने पास क्या है, एक रीनल एपर्टस है। उस कृत्रिम वर्ग की युक्ति में से रक्त है वो पास आउट किया जाता है। वहाँ पे परासरणी सांद्रता के अनुसार क्या होता है, इसके चारों तरफ एक द्रव भरा होता है। इसके चारों तरफ क्या होगा, एक द्रव भरा होगा। ये अपने पास कृत्रिम वर्ग की युक्ति है। इस कृत्रिम वर्ग की युक्ति में अपने रक्त को प्रवेश करवाया। यह सेलाफोन प्लास्टिक की बनी हुई नली है। सेलाफोन प्लास्टिक की बनी हुई नली है और इसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है। इसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है। अब परासरणी सांद्रता के अनुसार इसमें से उत्सर्जित पदार्थ बाहर आ जाएंगे। परासरणी सांद्रता के अनुसार इसमें से उत्सर्जित पदार्थ क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। फिर ये शुद्ध रक्त प्राप्त होगा। इस शुद्ध रक्त को अपन क्या करेंगे, वापस शरीर के तापमान के अनुसार गर्म करेंगे, एंटी हिपेरिन मिलाएंगे और शरीर के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या है, ये एक रक्त अपोहन की विधि है। जैसे ही आपसे पूछा कि रक्त अपोहन क्या है, तो आपको एक तो सेलाफोन याद रखना है। सेलाफेन एक प्लास्टिक है।
सेलाफेनी प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक की विशेषता होती है कि इसके अंदर महीन छिद्र होते हैं और इसी से ये कृत्रिम बल की युक्ति बनती है। इसके चारों तरफ जो परासरणी जो द्रव है, उस द्रव की विशेषता क्या है, उसकी परासरणी सांद्रता रक्त के समान है, लेकिन उसमें यूरिया नहीं है। उसमें क्या नहीं है, यूरिया नहीं है। तो यूरिया सारा निकल कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन रक्त के समान रखी जाती है और यूरिया सिर्फ पास आउट हो जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, तो इसको कहते हैं रक्त अपोहन। रक्त अपोहन में सबसे पहले आपने रक्त है उसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा देखी, तब ये विधि आपने अपनाई। अब अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अमोनोटैलिक, पहले प्राणी है अमोनोटैलिक, दूसरे हैं यूरियोटैलिक और तीसरे हैं यूरिकोटैलिक। 3 तरह के प्राणी होते हैं। सबसे पहला प्राणी होता है अमोनोटैलिक, दूसरा यूरियोटैलिक और तीसरा होता है यूरिकोटैलिक। तो ये सवाल पूछा आपसे कि भाई प्राणी कितने प्रकार के हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार के, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक मतलब अमोनिया उत्सर्गी भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे अमोनिया उत्सर्गी, यहाँ लिख सकते हैं यूरिया उत्सर्गी और यहाँ लिख सकते हैं यूरिको उत्सर्गी। अब तीनों प्राणियों में आपको फर्क बताता हूँ। क्या फर्क है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है। ये अमोनिया की विशेषता क्या है, ये अत्यधिक विषैला पदार्थ है और जल में विलयशील है, जल में विलयशील है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ है और जल में विलयशील पदार्थ है। अत्यधिक विषैला और जल में विलयशील, ये जल में विलयशील है, जल में विलयशील है और कम विषैला है, कम विषैला यूरिया। ये जल में अविलयशील है, जल में घुलता नहीं है, जल में अविलयशील है, जल में घुलता नहीं है और ये बहुत कम विषैला, बहुत कम विषैला है, बहुत कम विषैला। अब मेन डिफरेंट ये है कि अमोनोटैलिक प्राणी है, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जल की अधिक मात्रा है उसकी आवश्यकता होती है और इसमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होगी, जल की कम मात्रा की आवश्यकता होगी, कम मात्रा की आवश्यकता होगी और इसमें जल बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो अपन ने जैसे पूछा कि अमोनोटैलिक क्या है, ऐसे प्राणी है जिनमें जल की बहुत अधिक मात्रा में जल चाहिए, यानी जल का निष्कासन करने के लिए बहुत अधिक, अमोनिया के निष्कासन के लिए जल ज्यादा चाहिए। ये पानी में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर प्राणी ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक पानी उपयोग में लेते हैं, यानी कि 450 ml होता है वो 1 ग्राम के लिए चाहिए कितना। ठीक है, यानी 15-20 बाल्टी पानी रोज ये क्या करते हैं, शरीर में लेते हैं और बाहर निकालते हैं। पानी पिया, अमोनिया बाहर निकला। ये क्या करते हैं कि कम मात्रा में यूरिया बढ़ाते हैं, इनको मध्यम पानी चाहिए और इनको पानी कम चाहिए। ये बिल्कुल कम पानी वाले प्राणी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सांप है, छिपकली है, सांप होता है, छिपकली होते हैं, ये कम पानी पीते हैं। जैसे कीट है, ये कम पानी पीते हैं। जैसे पक्षी हैं, ये क्या करते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, क्योंकि इसका कारण ये यूरिकोटैलिक है। ये पानी कम पिएंगे तो नेचुरल सी बात है इनको पानी कम चाहिए, क्योंकि यूरिकोटैलिक है। कैसे है, और ये यूरिक अम्ल है, ये जल में अविलयशील है और ये यूरिक अम्ल क्रिस्टल के रूप में निकलता है शरीर से बाहर, क्रिस्टल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो इनका जो मूत्र होता है वो ठोस रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में निकलता है, मूत्र ठोस रूप में बाहर निकलता है। इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में। इसमें मनुष्य उदाहरण है
मनुष्य है और मुंह से स्तनधारी है, इसी तरह से मेंढक है, ये सब क्या है, यूरिकोटैलिक है, यूरियोटैलिक है। जबकि इसमें क्या प्रोटोजोआ है, पॉलीफेरा है, ये एग्जाम्पल है, ये पानी में ही पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, ये सब ऐसे प्राणी होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, ये अमोनोटैलिक होते हैं। तो तीनों प्राणियों में डिफरेंट याद होना चाहिए आपको। और क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य कैसा प्राणी है, यूरियोटैलिक है, यानी यूरिया है, उसके मूत्र में यूरिया ज्यादा होता है। मनुष्य का मूत्र पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण मनुष्य का मूत्र कैसा होता है, पीला होता है। ये भी सवाल याद रखना है कि मूत्र का रंग पीला क्यों है, यूरोक्रोम के कारण है। यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक तीनों प्रकार के अपने को याद रखने हैं। अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, ये अत्यधिक विषैला होगा, जल में विलयशील होगा और जल की अत्यधिक मात्रा चाहिए इसके उत्सर्जन के लिए। ये यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, जल में विलयशील है लेकिन कम विषैला है और जल की मात्रा कम चाहिए उत्सर्जन के लिए। ये यूरिकोटैलिक प्राणी ऐसे हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जल में अविलयशील है ये यूरिक अम्ल, और ये ठोस रूप में शरीर से बाहर निकलता है, ये बहुत कम विषैला होता है। तो यूरिकोटैलिक प्राणी के उदाहरण आराम से याद रह जाते हैं, जो बहुत कम पानी पीते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20। क्वेश्चन आया, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, उत्तर होगा 20। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण बताओ। शरीर में एक ही ग्रंथि होती है जो मिश्रित होती है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण बताओ। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण बताओ। तो मिश्रित ग्रंथि का एक ही उदाहरण है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो मिश्रित होती है, यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। अगला सवाल है, रेनिन का स्त्रावण कहां से होता है, रेनिन का स्त्रावण कहां होता है, रेनिन का स्त्रावण होता है आमाशय से, रेनिन का स्त्रावण होता है आमाशय से। मानव में वर्ग किस प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, मानव में वर्ग किस प्रकार के होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन में बताता हूं, मानव में वर्ग किस प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोनेफ्रिक, दूसरा है मीजोनेफ्रिक और तीसरा है मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक और चौथा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। आप लोगों को क्या करना है, उत्तर देना है। मानव में वृक्क किस प्रकार के होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, तो इसका उत्तर होगा मेटानेफ्रिक। मनुष्य में वृक्क होते हैं मेटानेफ्रिक प्रकार के। अगला सवाल है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो आपको लिखना है 120/80। इसमें भी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। किसी ऑप्शन में लिखा होगा 130/90, किसी ऑप्शन में लिखा होगा 180/60, किसी में लिखा होगा 140/120, तो अपने उत्तर होगा 120/80। फिर अगला सवाल है, हृदय का निर्माण कौन से सप्ताह में होता है, हृदय का निर्माण कौन से सप्ताह में होता है। तो हृदय का निर्माण 28वें दिन हो जाता है, हृदय का निर्माण 28वें दिन पूर्ण हो जाता है और हृदय धड़कन स्टार्ट हो जाती है 28वें दिन। 28वें दिन हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। इसने पूछा हृदय का निर्माण कौन से सप्ताह में होता है, तो आपको बताना है तीसरे से छठे सप्ताह में, तीसरे से छठे सप्ताह में, तीसरे से छठे सप्ताह में हृदय का निर्माण हो जाता है। तो प्रश्न पूछा हृदय का निर्माण कौन से सप्ताह में होता है, तीसरे से छठा सप्ताह में। जब हृदय धड़कन स्टार्ट होती है तो हृदय धड़कन कितनी होती है, 113। ये भी सवाल आ सकता है कि जब हृदय धड़कना स्टार्ट होता है तो हृदय की प्रथम बार हृदय धड़कन कितनी होती है, 113 प्रति मिनट। अगला सवाल है, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ है, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताओ। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ है, तो आपका उत्तर होगा मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। फिर अगला सवाल है, ऑर्निथीन चक्र कहाँ संपन्न होता है, ऑर्निथीन चक्र कहाँ संपन्न होता है, ऑर्निथीन चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा यकृत में,
अमोनिया से यूरिया बनना, अमोनिया से यूरिया बनना। कौन तीन चक्र का संपन्न होता है? कौन तीन चक्र आपको बताना यकृत में संपन्न होता है। तीन चक्र होता है। अब नेक्स्ट है अपने अस्थमा और दमा के उपचार के लिए क्या काम में लिया जाता है। किसी को अस्थमा हो गया, किसी व्यक्ति को दमा हो गया, तो क्या इलाज के उपचार के लिए क्या इलाज दिया जाएगा? तो ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक। तो क्वेश्चन आता है अस्थमा और दमा के इलाज के लिए, अस्थमा और दमा के इलाज के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो उत्तर होगा ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक। उसको दिया जाएगा ब्रोंको डाइलेटर और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। और साथ में उसको एलर्जी कारकों से दूर रखा जाएगा। जो एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक है, धुआं है, धूल के कण है, उनसे उसको दूर रखने की सलाह दी जाएगी। अगला सवाल है व्यायाम और शारीरिक समय के समय कौन सी पेशियां काम आती हैं? जब कोई व्यायाम करता है और कोई शारीरिक श्रम करता है, व्यायाम और शारीरिक श्रम के समय कौन सी पेशियां काम आती है? जो अंतःश्वसन है उसको क्या करेगी? उच्छ्वसन को बढ़ाएगी। तो आपको उत्तर देना है आंतरिक अंतरपशु पेशिया और उदरीय पेशिया। आंतरिक अंतरपशु पेशिया, आंतरिक अंतरपशु पेशिया और उदर की पेशिया, आंतरिक अंतरपशु पेशिया और उदरीय पेशिया। ये नाम याद रखना है। सवाल सीधा पुस्तक होता है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन कि व्यायाम और शारीरिक समय के श्रम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उस समय उसमें सांस जल्दी छोड़नी पड़ती है। तो उस समय उसकी ये पेट की पेशियां कहते हैं उदरीय पेशियां, वो जल्दी संकुचित होती हैं। और ये आंतरिक अंतरपशु पेशी है, ये आंतरिक अंतरपशु पेशियां होती है, उपस्थियों को जल्दी नीचे खींचती है, स्टर्नम को नीचे खींचती है जल्दी, और आप तेजी से सांस छोड़ते हो। तो ये दोनों पेशियों के नाम याद रखने हैं, आंतरिक अंतरापशु पेशियां और उदरीय पेशियां। ये दोनों पेशियां तब काम आती हैं जब आपको सांस जल्दी छोड़नी होती है। एकदम आप सांस छोड़ना चाहते हो, उस कंडीशन में आपकी उदर की पेशियां काम आती हैं, और साथ में आपकी क्या होती है? आंतरिक अंतरपशु पेशियां काम आती हैं। अब सवाल आया रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर आप मेरे वीडियो को देख लो। ये मैंने दो तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र बता रखे हैं। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। एक होता है खुला और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और एक तरह से और बांट सकते हैं, एक होता है एकल रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इन सब के मैंने वीडियो बना रखे हैं, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तो खुला और बंद, एकल और दोहरा, ठीक है। अब अगला सवाल है वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? जो किडनी है उसका मेन कार्य क्या है? वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण करना, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण करना। जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनका रक्त से पृथक्करण करना, उनका रक्त से पृथक्करण करना, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का रक्त से पृथक्करण करना। अगला सवाल है बेलनी की वाहिनी किसे कहते हैं? ये सवाल आपको समझाते हैं, बेलनी की वाहिनी किसे कहते हैं? तो बेलनी की वाहिनी, क्वेश्चन आया है बेलनी की वाहिनी, बेलनी की वाहिनी, इसको समझ लो बच्चों। बेलनी की वाहिनी किसे कहते हैं? क्वेश्चन है बेलनी की वाहिनी किसे कहते हैं? तो जो संग्रह वाहिनी होती है ये क्या है? वृक्कनलिका है, इसमें ये वोमेन संपुट है, ये समीपस्थ नलिका है, ये हैंडले का लूप है,
ये दुरस्फुल्लित नलिका है, ये संग्रह नलिका में खुलती है। किसमें खुलती है? संग्रह नलिका। संग्रह नलिका आपस में मिलती है, संग्रह नलिका आपस में मिलती है और एक मोटी नली बनाती है। संग्रह नलिका आपस में मिलती है और एक मोटी नली बनाती है। ये संग्रह नलिका है, ये आपस में मिली, ये संग्रह नलिका, ये संग्रह नलिका, ये संग्रह नलिका, संग्रह नलिका आपस में संयुक्त होती गई और एक मोटी नली बनाई। आखिर में एक क्या बनाई? मोटी नली। संग्रह नलिका आपस में संयुक्त होकर एक मोटी नली बनाती है। संग्रह नलिका आपस में संयुक्त होकर एक मोटी नली बनाती है। इस नली को कहा जाता है बेलनी की नलिका। बेलनी की नलिका, ये बेलनी की नलिका होती है। तो सवाल आपसे पूछा था, आपको छोटी सी परिभाषा बतानी है। संग्रह नलिका, संग्रह नलिका आपस में संयुक्त होकर, संग्रह नलिका आपस में संयुक्त होकर, संग्रह नलिका आपस में संयुक्त होकर एक मोटी नली बनाती है। एक मोटी नली बनाती है, इसे कहते हैं बेलनी की नलिका। ये मोटी नली होती है, ये मूत्रवाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है, जिसका नाम होता है वर्क द्रोणी, जिसका नाम होता है वर्क द्रोणी या वर्क श्रोणी। ये क्या होती है? बेलनी की नलिका किसमें खुलती है? मूत्रवाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है। मूत्रवाहिनी का जो कीपाकार भाग है उसके अंदर खुलती है, जिसका नाम होता है वर्क श्रोणी। तो आपसे पूछा बेलनी की नलिका, अब आप इस परिभाषा को साहित्य भूलोगे। परिभाषा छोटी सी है कि संग्रह नलिका, संग्रह नलिका किसका भाग है? वर्क नलिका का। वर्क नलिका होती है, नेफ्रॉन होता है, उसका भाग होता है संग्रह नलिका। संग्रह नलिका आपस में संयुक्त हुई और एक मोटी नली बनाई, उस नली का नाम है बेलनी की नलिका। ये संग्रह नलिका, ये संग्रह नलिका, ये संग्रह नलिका, ये संग्रह नलिका आपस में संयुक्त हुई और एक मोटी नली बनाई, उस नली का नाम होता है बेलनी की नलिका। बेलनी की नलिका किसमें खुलती है? मूत्रवाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है, जिसका नाम होता है वर्क श्रोणी। अगला सवाल है, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम लिखो। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखो। कुछ सवाल तो बहुत सिंपल आते हैं, कुछ सवाल थोड़े डेंजरियस आते हैं, डर लगता है उन सवालों में, लेकिन आप लोग भयभीत मत हो, अपने सवाल लिमिटेड किए। मैंने एक एक लाइन उठा ली है किताब के अंदर से, वो कैसा ही सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ देखते जाना है कि वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वर्गाणु। ऐसे सवाल मिलते हैं तो जीव को खुशी होती है कि ये सब उत्तर है इसका सही होगा, लेकिन ये बेलनी की नलिका ऐसे सवाल आते हैं तो डर लगना शुरू हो जाता है। तो अपने सवाल पूछा वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, अपन ने बता दिया वर्गाणु या नेफ्रॉन। अगला सवाल है ग्लोमेरुलस निस्यंद किसे कहते हैं? अगला सवाल आएगा 1 नंबर का, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस निस्यंद किसे कहते हैं? निस्यंद किसे कहते हैं? इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस निस्यंद कहाँ बनेगा? केशिका गुच्छ में। कहाँ बनेगा? केशिका गुच्छ में ये बनेगा। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आती है, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जाता है। अभिवाही वर्ग धमनी क्या करती है? रक्त को लेकर आती है। ये अभिवाही वर्ग धमनी है, ये रक्त को लेकर आती है, और अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जाता है, और अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जाता है। अभिवाही और अपवाही के बीच में रक्त केशिकाओं का जाल है, इसमें समानांतर रक्त केशिकाएं हैं। इसको कहा जाता है केशिका गुच्छ। क्या कहा जाता है? केशिका गुच्छ। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ है ये मोमेन संपुट, यहाँ क्या है? मोमेन संपुट है। ये रक्त छन जाता है, ये रक्त क्या होता है? केशिका गुच्छ से छन जाता है। ये रक्त केशिका गुच्छ से छन जाता है। केशिका गुच्छ से जो रक्त छनता है उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस निस्यंद। इस निस्यंद के अंदर प्रोटीन छनकर नहीं आता है, इस निस्यंद के अंदर आरबीसी छनकर नहीं आती है। तो ग्लोमेरुलस निस्यंद क्या है? ग्लोमेरुलस निस्यंद है केशिका गुच्छ में, केशिका गुच्छ में जो रक्त छनता है, केशिका गुच्छ से जो रक्त छनता है, केशिका गुच्छ से जो रक्त छनता है
उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस-डिशन। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस-डिशन। ये केसी का कुछ है, यहाँ से रक्त छनता है, इस छने हुए रक्त को कहा जाता है ग्लोमेरुलस-डिशन। 1 मिनट के अंदर 125 ml रक्त छनता है। 1 मिनट में 125 ml रक्त छनता है और 24 घंटे के अंदर 180 लीटर रक्त छनता है। ठीक है, तो प्रति मिनट जो ग्लोमेरुलस बनता है, 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस-डिशन बनता है और 180 लीटर 24 घंटे के अंदर बनता है। उसका 99.2% पुनः अवशोषित हो जाएगा और 0.8% मूत्र के रूप में बाहर निकलेगा। ग्लोमेरुलस-डिशन पूछा आपसे, तो आपने छोटी सी परिभाषा बताई कि भाई अभिवाहीवर्त धमनी है, उससे रक्त आता है, अपवाहीवर्त धमनी से रक्त जाता है। अभिवाही का व्यास ज्यादा है, अपवाही का व्यास कम है, तो ये रक्त जा नहीं पाता है और ये केशिका गुच्छ में रक्त इकट्ठा होता है। ये रक्त केशिका गुच्छ में इकट्ठा होता है और एक द्रव स्थितिक दाब लगाता है। द्रव स्थितिक दाब के कारण रक्त छन जाता है। इस छने हुए रक्त को ही अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस-डिशन कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस-डिशन की परिभाषा ऐसे बताओगे, अभिवाही वर्ग धमनी रक्त लेके आती है, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जाता है। अभिवाही का व्यास ज्यादा है, अपवाही का व्यास कम है। अभिवाही का व्यास ज्यादा है तो जितना रक्त आता है उतना अपवाही से जा नहीं पाता है, तो ये केशिका गुच्छ में इकट्ठा होता है और यहाँ एक दबाव डालता है। इस दबाव के कारण रक्त छन जाता है। इस छने हुए रक्त को ही अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस-डिशन। 1 मिनट में कितना छनता है? 125 ml। 24 घंटे में कितना छनता है? 180 लीटर। उसका 99.2% क्या होता है? पुनः अवशोषित हो जाता है। जो द्रव स्थितिक दाब, अब इसमें एक सवाल और घूम के आ सकता है, यदि अभिवाही वर्ग धमनी उसका व्यास कम कर दिया जाए और अपवाही वर्ग धमनी का व्यास ज्यादा कर दिया जाए, अभिवाही का व्यास कम कर दिया, अपवाही का व्यास ज्यादा कर दिया, क्या होगा? तो आपको बताना है, यहाँ द्रव स्थितिक दाब नहीं लगेगा और ग्लोमेरुलस-डिशन नहीं बनेगा। यहाँ अभिवाही वर्ग धमनी है, उससे रक्त आएगा, अपवाही से सारा रक्त निकल जाएगा और सारा रक्त निकल जाएगा तो यहाँ ग्लोमेरुलस-डिशन नहीं बनेगा। तो उत्तर होगा ग्लोमेरुलस-डिशन का निर्माण नहीं होगा क्योंकि द्रव स्थितिक दाब नहीं लगेगा। ठीक है, तो 2 सवाल इसमें बन गए हैं कि भाई अगर अभिवाही के स्थान पर अपवाही का व्यास ज्यादा कर दो, क्या कर दो? तो नेचुरल सी बात, यहाँ खून आ रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा है क्योंकि आगे खून को जाने की जगह नहीं है। आपने क्या कर दिया? आपने लेके उल्टा कर दिया, इसका व्यास तो कर दिया कम और इसका व्यास कर दिया बड़ा, तो यहाँ खून आया, सारा खून निकल गया, तो यह इकट्ठा होगा तो दबाव ही नहीं बढ़ाएगा और दबाव नहीं बढ़ाएगा तो नेचुरल सी बात है वो खून छनेगा ही नहीं। तो आपका उत्तर होगा ग्लोमेरुलस-डिशन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। परिभाषा पूछी, ग्लोमेरुलस-डिशन किसे कहते हैं? तो केशिका गुच्छ से जो रक्त छनता है, छने हुए रक्त को कहा जाता है ग्लोमेरुलस-डिशन। अब 2 तरह का श्वसन है, वो पूछा जाता है, एक तो होता है पल्लवी श्वसन और एक होता है जीवद्रव्य श्वसन। ठीक है, 2 तरह का श्वसन है। क्वेश्चन सीधा पूछा बोलता है पल्लवी श्वसन किसे कहते हैं, जीवद्रव्य श्वसन किसे कहते हैं, इसमें उपयोग में आने वाले पदार्थों के नाम बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट अगर उपयोग में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट अगर कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में आ रहा है तो ऐसे श्वसन को कहा जाता है पल्लवी श्वसन। यदि जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है और उसका उपयोग हो रहा है तो उसको कह रहे हैं पल्लवी श्वसन। और कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है और प्रोटीन और वसा का उपयोग हो रहा है और फिर उनका श्वसन हो रहा है तो उसको कहते हैं जीवद्रव्य श्वसन। अब एक इसमें सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, एक आदमी है, उसने क्या किया है, 2 दिन से व्रत कर रहा है यानी भूखा है, तो उसमें कौन सा श्वसन होगा? उसमें जीवद्रव्य श्वसन होगा या पल्लवी श्वसन होगा? तो आपको बताना है उसमें जीवद्रव्य श्वसन होगा क्योंकि भूखा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट उसको मिल नहीं रहा है, तो उसके जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट है नहीं, कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो उसका जीवद्रव्य है उसमें प्रोटीन और वसा उपलब्ध है, ये संचित पदार्थ ये उपलब्ध है, इनका उपयोग होगा। और इनका उपयोग जैसे ही होना शुरू हुआ श्वसन में, यदि श्वसन में प्रोटीन और वसा का उपयोग होता है कच्चे पदार्थों के रूप में और फिर इनका अपघटन होता है, ऊर्जा बनती है, तो ऐसे श्वसन को कहते हैं जीवद्रव्य। अपन नॉर्मल खाना खा रहे हैं, रोज अपने रक्त में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है
कार्बोहाइड्रेट है वो जीव द्रव्य में जा रहा है, और कार्बोहाइड्रेट अगर कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में हो रहा है और ग्लाइकोलाइसिस क्रैब चक्र हो रहा है, तो इस श्वसन को अपन कहते हैं पल्लवी श्वसन। और अगर कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं है, कार्बोहाइड्रेट आपने खाना नहीं खाया, आप 4 दिन से 5 दिन से भूखे हो, तो आपके जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट है नहीं, ग्लूकोज है नहीं, उस कंडीशन में प्रोटीन वसा है वो कच्चे पदार्थ का काम करेंगे। और प्रोटीन वसा जैसे ही कच्चे पदार्थ का काम करेंगे तो अपने को ध्यान रखना है, ये श्वसन है, ये जीव द्रव्य श्वसन है। ये ज्यादा लंबे समय तक होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोरी महसूस करता है, यानी जीव द्रव्य का खपत शुरू हो जाती है और इसके कारण व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो ये जीव द्रव्य श्वसन हो गया, पल्लवी श्वसन हो गया। अब सवाल अगला है, नली के स्त्रावण किसे कहते हैं? नली के स्त्रावण किसे कहते हैं? नली के स्त्रावण किसे कहते हैं? तो नली के स्त्रावण अपन समझाते हैं क्या है। ये क्या है, एक्चुअल में जो ग्लोमेरुलर बनाई अभिवाहित धमनी है, इसे रक्त आया, रक्त छन गया और ग्लोमेरुलर बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ रक्त होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आकार बड़ा होता है, जिनका आकार बड़ा होता है, जैसे पोटेशियम है, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हिप्यूरिक अम्ल है, कुछ औषधियां हैं, कुछ रंगा पदार्थ है। ये क्या है, छनकर आते नहीं है, ये छनकर आते नहीं है। ये जो ग्लोमेरुलर बनता है उसमें ये छनकर आते नहीं, ये चले गए अपवाही वर्ग धमनी में, ये चले गए अपवाही वर्ग धमनी में। अपवाही वर्ग धमनी से ये परिनलिका केशिका जाल में चले गए, ये परिनलिका केशिका जाल में चले गए, खून में जा रहे हैं, ये यहाँ छनकर आएंगे। इनका क्या होता है, ये समीपस्फुलित नलिका है, ये हैले का लूप है, ये दूरस्फुलित नलिका है, ये संग्रह नलिका है। ये सब पदार्थ क्या होते हैं, सक्रिय अभिगमन द्वारा, सक्रिय अभिगमन द्वारा वर्ग नलिका में स्थानांतरित किए जाते हैं। ये सक्रिय अभिगमन द्वारा वर्ग नलिका में स्थानांतरित किए जाते हैं, इसको कहा जाता है नली के स्त्राव। तो आप परिभाषा बताओगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन, हिप्यूरिक अम्ल, औषधियां, रंगा पदार्थ। जैसे औषधियां होती है, दवाइयां लेते हैं, जैसे हिप्यूरिक अम्ल है, जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, रंगा पदार्थ है। ये पदार्थ क्या होते हैं, ग्लोमेरुलर में छनकर नहीं आते, ये ग्लोमेरुलर में छनकर नहीं आते। जो ग्लोमेरुलर है उसमें छनकर नहीं आते हैं और ये रक्त के साथ चले जाते हैं, ये छनकर नहीं आते हैं और रक्त के साथ चले गए। किसके साथ चले गए, रक्त के साथ चले गए हैं। अब क्या होगा, अब इनका ये अपन कहेंगे परिनली के केशिके जाल से, परिनली के केशिके जाल से, परिनली के केशिके जाल से, परिनली के केशिके जाल से वर्ग नलिका में, वर्ग नलिका में सक्रिय अभिगमन द्वारा, वर्ग नलिका में सक्रिय अभिगमन द्वारा स्थानांतरण होगा, सक्रिय अभिगमन द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। इसको कहते हैं नली के स्त्रावण। तो नेचुरल सी बात है, परिभाषा थोड़ी बड़ी है नली के स्त्रावण की। आपको समझना है कि कुछ पदार्थ है वो छनकर नहीं आए, उनके उदाहरण बताने हैं, फिर आपको बताना ये कहाँ चले गए, खून में चले गए, कोई बात नहीं चले गए। तो अब सक्रिय अभिगमन द्वारा यानी एनर्जी की सहायता से वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में इनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। यहाँ से पोटेशियम को उठाया या डाल दिया, यहाँ से हाइड्रोजन को उठाया या डाल दिया, यानी रक्त से इनको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में। रक्त नलिका से इनको कहाँ स्थानांतरित किया, वर्ग नलिका के विभिन्न भागों से। तो रक्त नलिका है उससे वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में इसको स्थानांतरित किया है, इसको अपन कहते हैं नली के स्त्रावण। तो नली के स्त्रावण क्या है, नली के स्त्रावण ऐसे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनका आकार बड़ा होता है, जैसे हिप्यूरिक अम्ल, औषधियां, रंगा पदार्थ, ये ग्लोमेरुलर में छनकर नहीं आते हैं, रक्त के साथ चले गए
अब इनका परिनलिकीय केशिकीय जाल से वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में सक्रिय अभिगमन द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में सक्रिय अभिगमन द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, उसको कहा जाता है नलिकीय स्त्रावण। एक आपको डायग्राम और बताते हैं। ये इस तरह से, अब नलिकीय स्त्रावण को एक बार दोस्तों ध्यान से समझो आप। ये है मोमेंट संकुल, ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये है हेनले का लूप और ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका और ये है संग्रह नलिका। ये क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये है हेनले का लूप, हेनले का लूप। ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये है संग्रह नलिका है और ये है मोमेंट संकुल। अब ध्यान से समझना नलिकीय स्त्रावण को, नलिकीय स्त्रावण को ध्यान से समझना आपको। कुछ बड़े आकार के अणु होते हैं, ये अभिवायुवत कमनी है, ये अभिवायुवत कमनी है, ये अपवायुवत कमनी है। कुछ बड़े आकार के कण थे, कुछ बड़े आकार के पदार्थ थे, जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन, इफ्यूरिक अम्ल। ये नाम याद रखने बच्चों, इफ्यूरिक अम्ल, औषधियां और रंगा पदार्थ। ये एग्जाम्पल याद रखने। ये छनकर नहीं आए, ये कहाँ चले गए? केशिकीय जाल में। ये इस तरह से परिनलिकीय केशिकीय जाल होता है, उसमें चले गए। इस तरह से परिनलिकीय केशिकीय जाल में चले गए। अब ये सब पदार्थ है, ये है यहाँ पर। इनका वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, इनका वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में स्थानांतरण किया जाता है। इनका वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में स्थानांतरण किया जाता है। तो परिनलिकीय केशिकीय जाल में चले गए। परिनलिकीय केशिकीय जाल से, परिनलिकीय केशिकीय जाल से, परिनलिकीय केशिकीय जाल से सक्रिय अभिगमन द्वारा एनर्जी की सहायता, सक्रिय अभिगमन मतलब होता है एनर्जी की सहायता से, सक्रिय अभिगमन द्वारा वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, वर्ग नलिका के विभिन्न भागों में स्थानांतरण नलिकीय स्त्रावण कहलाता है। क्या कहलाता है? नलिकीय स्त्रावण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ बड़े आकार के थे, छनकर नहीं आए, कोई बात नहीं। ये सब पदार्थ किस में चले गए? ये इसके अंदर वर्ग नलिका के अंदर चले गए। तो वर्ग नलिका के अंदर जैसे ये पदार्थ गए, एनर्जी की सहायता से अपन एक वर्ड यूज कर लिया, नलिकीय स्त्रावण। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा के आया है, यदि फेफड़े की भित्ति मोटी कर दी जाए, यदि फेफड़े की भित्ति मोटी कर दी जाए तो क्या होगा? तो फेफड़े की भित्ति मोटी कर दी जाएगी तो श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, यानी फेफड़े स्पंजी और कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? फेफड़े स्पंजी और कोमल होते हैं। फेफड़े कैसे होते हैं? स्पंजी और कोमल। जैसे ही आपने फेफड़े की भित्ति मोटी की है तो फेफड़े में संकुचन और शीतलन नहीं होगा, और फेफड़े में संकुचन और शीतलन नहीं होगा तो निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगा? निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया नहीं होगी, यानी व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा और व्यक्ति सांस नहीं छोड़ पाएगा। निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब 3-4 छोटी छोटी परिभाषा आई है, 3 परिभाषा आई है। तीनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तीनों परिभाषाएं अपन क्या करते हैं? अलग अलग याद करते हैं। आपको नाम को पकड़ना है। सबसे पहली परिभाषा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं?
ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा वसा अम्ल और एमिनो अम्ल से। वसा अम्ल या एमिनो अम्ल से अगर ग्लूकोज बनेगा, वसा अम्ल और एमिनो अम्ल से अगर ग्लूकोज बनेगा उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। ठीक है। तीसरी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जीनोलाइसिस, ये तीनों परिभाषाएं अलग अलग है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ये तीनों परिभाषाएं अलग अलग बच्चों आपको याद रखनी है। पूछा ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं? वसा अम्ल और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बना, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना। अब इसमें एक और परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनना। एक ग्लूकोज से दो पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये तीनों क्रिया हमारी यकृत में होती हैं। ये तीनों क्रिया हमारी यकृत में होती हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की परिभाषा है, वसा अम्ल और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनना। फिर है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। फिर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा। ये आपको परिभाषा तो दे रखी होगी, आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल एक्यूरेट परिभाषा लिखनी है परीक्षा के अंदर। अब अगला सवाल है, पित्त रस में कौन से पित्त वर्णक और कौन से पित्त लवण पाए जाते हैं? तो अपन पित्त रस का एक बार संगठन लिख देते हैं। पित्त रस में कौन से पित्त लवण और पित्त वर्णक होते हैं? पित्त रस में पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त रस में दो पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और पित्त वर्णक दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक दो होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और कार्बनिक दो होते हैं, ग्लाइकोलेट और टॉरिकोलेट। ग्लाइकोलेट और टॉरिकोलेट, ये नाम याद रखने हैं। अब सवाल आता है पित्त रस के कार्य लिखो। पित्त रस के 4 कार्य लिखो। पहला है वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना। दूसरा सवाल है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। तीसरा काम है, पहला हो गया अवस्था का पायसीकरण, दूसरा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। तीसरा इसका काम होता है भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना। ठीक है, इसके 3 ही कार्य हैं। पहला कार्य वसा का पायसीकरण करना, दूसरा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, तीसरा भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बदलना। तो पित्त रस है, इसमें 2 चीजें पाई जाती है, पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त वर्णक होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये दोनों हीमोग्लोबिन कैप्सूल से बनते हैं। पित्त लवण होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के नाम है ग्लाइकोलेट, टॉरिकोलेट, और अकार्बनिक के नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पित्त रस के कार्य हो गए वसा का पायसीकरण, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना।
इस तरह से ये आपको कार्य याद करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये चीज याद रखिए। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। प्लिया, स्प्लीन। अगला सवाल है पित्तरस और मूत्रग्रंथि से रस निकलता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है और मूत्रग्रंथि से रस निकलता है उसमें भी कोई एंजाइम नहीं होता है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक और कोशिकांग दोनों नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा परिपक्व आरबीसी। परिपक्व आरबीसी ऐसी होती हैं, परिपक्व आरबीसी ऐसी होती हैं, परिपक्व आरबीसी ऐसी होती है जिसमें केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होता है। केंद्रक और कोशिकांग का अभाव किसमें होता है। परिपक्व आरबीसी। अब बहुरूपी केंद्रक किसमें पाया जाता है। बहुरूपी केंद्रक किसमें पाया जाता है। बहुरूपी केंद्रक पाया जाता है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाओं में। कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका है, जो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका होती है उसमें बहुरूपी केंद्रक पाया जाता है। कणिका में श्वेत रुधिर कणिका में बहुरूपी केंद्रक होता है। केंद्रक में 2 से 7 पालियां होती हैं। केंद्रक में कितनी पालियां होती हैं। 2 से 7। ठीक है। अब एक जो सबसे अच्छा सवाल है, मानव में ध्वनि उत्पादक अंग का नाम लिखो। मानव में ध्वनि उत्पादक अंग का नाम लिखो। मानव में ध्वनि उत्पादक अंग का नाम लिखो। उत्तर है कंठ। नासिका में कौन कौन सी 3 अस्थियां पाई जाती हैं। नासिका में कौन कौन सी 3 अस्थियां पाई जाती हैं। नासिका में कौन कौन सी 3 अस्थियां पाई जाती हैं। नासिका में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है। नासिका का मार्ग चक्राकार होता है। नासिका अंदर से चक्राकार होती है। उसमें अस्थियों के नाम है नेसल, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमोइड। नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमोइड। एथेमोइड और नेजल है, प्रीमैक्सिला है, मैक्सिला है और एथेमोइड है। नासिका में कौन कौन सी अस्थियां होती है, नाम आते हैं। नासा मार्ग अंदर से चक्राकार होता है जिसके कारण हवा अधिक समय तक रुकी रहती है। नासिका में घ्राण उंकला का नाम लिखो। नासिका में जो सूंघने का काम करती है उस घ्राण उंकला का नाम लिखो। उत्तर है सिनिडेलिन उंकला। सिनिडेलिन उंकला। नासिका में जो सूंघने की उंकला होती है उसका नाम पूछा जाता है। फिर अगला सवाल है कंठ में कौन कौन सी उपाधियां पाई जाती हैं। कंठ में जो कंठ होता है, कंठ में कौन कौन सी उपाधियां पाई जाती हैं। कंठ में कौन सी उपाधियां पाई जाती हैं। कंठ में कौन सी उपाधियां पाई जाती हैं। तो पहली है थायराइड, दूसरी है क्रिकोइड और तीसरी है एरिटिनोइड। एरिटिनोइड। ये बच्चों नाम आपको याद करने हैं। कंठ में कौन कौन सी उपाधियां हैं। थायराइड, क्रिकोइड, एरिटिनोइड। कंठ में कौन कौन सी उपाधियां हैं। थायराइड, क्रिकोइड और एरिटिनोइड। और सूंघने का काम नाक में कौन करता है। सिनिडेलिन उंकला। नासिका में कौन सी अस्थियां पाई जाती है जिसके कारण नासा मार्ग चक्राकार होता है। तो नेजल है, प्रीमैक्सिला है, मैक्सिला है, एथेमोइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। शरीर की सब ऐसे खालिस्तान है और है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? उत्तर होगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब सवाल है प्रकुंचन और अनुसिक्लन क्या है? प्रकुंचन और अनुसिक्लन किसे कहते हैं? प्रकुंचन का मतलब है सिस्टोल और अनुसिक्लन का मतलब है डायस्टोल। हृदय संकुचित होता है, उसको कहते हैं प्रकुंचन, और हृदय फैलता है, इसको कहते हैं अनुसिक्लन। मानव वर्ग में पिरामिडों की संख्या कितनी होती है? 3 से 9। कितनी होती है? 3 से 9। वर्ग के ऊपरी छोर पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? वर्ग के ऊपरी छोर पर टोपी के समान एक ग्रंथि होती है, अधिवर्ग ग्रंथि। वर्ग के ऊपरी छोर पर एक टोपी के समान ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं अधिवर्ग ग्रंथि। अब अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है? 4। ठीक है। अब अगला सवाल है कि श्वसन झिल्ली और ग्लोमेरुलस झिल्ली समझाओ। श्वसन झिल्ली क्या है? ये वायु कूपिका है। क्या है? ये वायु कूपिका है, ये रक्त केशिका है। वायु कूपिका और रक्त केशिका, वायु कूपिका और रक्त केशिका दोनों के मिलने से श्वसन झिल्ली बनती है। वायु कूपिका का सल्फी उपला स्तर, वायु कूपिका का सल्फी उपला स्तर, फिर आधार पटल, फिर रक्त केशिका है उसका एंडोथेलियम, रक्त केशिका का एंडोथेलियम। ये तीनों स्तर मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन झिल्ली। तो श्वसन झिल्ली क्या होती है? पतली होती है, पारगम्य होती है, और इससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। तो श्वसन वायु कूपिका का क्या होगा? सल्फी उपला स्तर, और रक्त केशिका का क्या होगा? एंडोथेलियम, और दोनों के बीच में क्या होगी? आधार पटल। दोनों के बीच में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, वो किस में आ जाएगी? रक्त केशिका में। रक्त केशिका से रक्त में। और CO2 होगी, वो किस में आ जाएगी? वायु कूपिका में। तो श्वसन झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये श्वसन सतह अधिक बनाती है। क्या बनाती है? अधिक बनाती है। तो वायु कूपिका का सल्फी उपला, बीच में आधार पटल, फिर रक्त केशिका का एंडोथेलियम। 3 स्तर के नाम लिख रहे हैं। तीनों स्तर के मिलने से जो झिल्ली बनती है उसका नाम होता है श्वसन झिल्ली। अब ये क्या है? ये है रक्त केशिका। रक्त केशिका का एंडोथेलियम, रक्त केशिका का एंडोथेलियम, पोमेन संपुट है, पोमेन संपुट का सल्फी उपला, फिर उसके बाद में पोडोसाइट। क्या है? पोडोसाइट कोशिका। कौन सी कोशिका है? पोडोसाइट कोशिका। और बीच में कुछ नहीं है। इनसे होकर क्या होता है? विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस झिल्ली। क्या होता है? ग्लोमेरुलस झिल्ली। अब एक्यूरेट परिभाषा आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ये है रक्त केशिका का अंतः स्तर, रक्त केशिका का अंतः स्तर, और पोडोसाइट कोशिका के फॉरवर्ड, पोडोसाइट कोशिका के फॉरवर्ड। ये पोडोसाइट कोशिका के फॉरवर्ड है, ये पोडोसाइट कोशिका के फॉरवर्ड है। आपकी परिभाषा किताब में लिखी हुई है, रक्त केशिका का अंतः स्तर, रक्त केशिका का अंतः स्तर, रक्त केशिका का अंतः स्तर, और ये क्या है? फॉरवर्ड है। क्या है? फॉरवर्ड है। पोडोसाइट कोशिका के फॉरवर्ड है। इन दोनों के मिलने से जो झिल्ली बनती है, उस झिल्ली का नाम होता है ग्लोमेरुलस झिल्ली। उस झिल्ली का नाम क्या होगा? ग्लोमेरुलस झिल्ली। अब है उच्च दैलीय पदार्थ, निम्न दैलीय पदार्थ और अदैलीय पदार्थ। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है उच्च दैलीय पदार्थ, एक होता है निम्न दैलीय पदार्थ, और एक होता है अदैलीय पदार्थ। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका पूर्ण रूप से अवशोषण कर लिया जाएगा,
यानी ग्लोमेरुलस निस्यंद में से जिस पदार्थ का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लिया जाता है वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से पूर्ण रूप से पुनः अवशोषित कर लिया जाता है यानी ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण कर लिया जाता है उसको कहते हैं उच्च दैवी पदार्थ। जैसे उदाहरण है ग्लूकोज क्या है, और वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से कम मात्रा में अवशोषण होता है, कम मात्रा में अवशोषण किया जाता है, इसका उदाहरण आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद अदैवी पदार्थ वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है, ग्लोमेरुलस निस्यंद में से अवशोषण नहीं होता है। यानी जो ग्लोमेरुलस निस्यंद बना है कोई पदार्थ वापस पूरा का पूरा रक्त में चला जाता है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं उच्च दैवी। और वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से कम मात्रा में अवशोषण होता है, जैसे अपन कहेंगे कि यूरिया है क्या है, वो थोड़ी बहुत मात्रा में अवशोषित होता है, जैसे जल है वो थोड़ी बहुत मात्रा में अवशोषित होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से अवशोषण नहीं होता है बिल्कुल ही, वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उनको कहते हैं अदैवी पदार्थ। तो तीन प्रकार के पदार्थ हैं, एक के एग्जाम्पल मैंने बताया है, दोनों के एग्जाम्पल आपको बताने मेरे को कि इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है। तो ग्लोमेरुलस निस्यंद में से अगर वो पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है तो उच्च दैवी, और ग्लोमेरुलस निस्यंद में से थोड़ी सी मात्रा में अवशोषित होता है तो उसको निम्न दैवी, और ग्लोमेरुलस निस्यंद में से बिल्कुल भी उसका अवशोषण नहीं होता, वो पूरा पूरा शरीर से बाहर चला गया, वर्ग नलिका के अंदर गया, वर्ग नलिका से शरीर से बाहर चला गया, तो अदैवी। यानी ये बहुत जहरीले होते हैं, क्या होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, शरीर के काम के नहीं होते तो इनको पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम के होते हैं थोड़े बहुत तो इनका वापस अवशोषण होता है, और इनका तो ये बहुत अधिक मात्रा में काम के होते हैं इसलिए इनका पूरा अवशोषण हो जाता है। ये निस्यंद बना वर्ग नलिका में, वर्ग नलिका में बढ़ने के बाद में इसका वापस क्या हुआ, अवशोषण हुआ। एक पदार्थ है वो तो पूरा का पूरा रक्त में चला गया, तो अपन ने कहा उच्च दैवी। एक पदार्थ थोड़ी सी मात्रा में गया और बाकी ये शरीर से बाहर निकल गया। एक पदार्थ है जो अवशोषित ही नहीं हुआ कि भाई नहीं तू तो जा बाहर निकल जा, क्या हो जाए, तो निम्न दैवी। अदैवी का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से अवशोषण होता ही नहीं है, उसको कहते हैं अदैवी। और वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से कम मात्रा में अवशोषण किया जाता है उसको कहते हैं निम्न दैवी। निम्न मतलब कम, और वे पदार्थ जिनका ग्लोमेरुलस निस्यंद में से पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है उसको कहते हैं उच्च दैवी। किसी की वैल्यू ज्यादा होती है, किसी की वैल्यू कम होती है, नहीं होती। कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपन कहते हैं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपन उसको अपने पास बैठाए रखते हैं। क्या करते हैं, ऐसे ही ग्लोमेरुलस निस्यंद होता है, ये क्या करता है, अपने आप को पूर्ण रूप से अवशोषित करता है। तो उसके आधार पर अब उसके बाद अगला सवाल है कि अग्नाशय रस है उसकी पीएच कितनी होती है। अग्नाशय रस की पीएच कितनी होती है, अग्नाशय रस की पीएच कितनी होती है, तो अग्नाशय रस की पीएच होती है 7.5 से 8.3 के बीच, यानी ये क्षारीय होता है, 7.5 से 8.3 के बीच है। अगला सवाल है लाल रुधिर कणिका के परिपक्वन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए। लाल रुधिर कणिका के परिपक्वन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन B12, विटामिन B12 याद रखना है,
विटामिन B12 की आवश्यकता होती है लाल नील कणिका के परिपक्वन के लिए, ठीक है। अब ये कोबाल्ट धातु होती है विटामिन B12 में, ये भी ध्यान रखना। फिर ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है? तो अपने को याद रखना विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संचय कहाँ होता है? यकृत में। ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संचय कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन बताता हूं मैं। पहला है मुख गुहा, दूसरा है आमाशय, तीसरा है ग्रसिका, चौथा है छोटी आंत। अपने इसमें क्या है, सवाल बहुत सिंपल पूछा है, आमाशय से क्या होगा? प्रोटीन का पाचन होगा, क्योंकि आमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को प्रोटीएजेज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बदलता है। मुख गुहा में केवल स्टार्च का पाचन। ये सवाल ऐसा आ जाता कि स्टार्च का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तब उत्तर होता मुख गुहा, क्योंकि स्टार्च का पाचन करने के लिए वहां एमिलेज एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए लार में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता? आमाशय से। ये ध्यान रखना है आपने। हाँ, अपने ये सारे सवाल हो गए, 7 नंबर की इकाई है उसमें हो गए। अब मैं 15-20 सवाल आपको बड़े बड़े जो बोलता हूँ वो आप लोग लिख लेना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है 4-4 नंबर के, उनसे बाहर एक भी सवाल जाएगा नहीं। अपने 15 सवाल में बताऊंगा। एक सवाल आता है फेफड़े के आयतन और क्षमताएं। पहला सवाल है फेफड़े के आयतन और क्षमताएं। उसमें से छोटा सवाल भी आएगा, बड़ा सवाल भी आएगा। अगर बड़ा सवाल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फेफड़े के आयतन और क्षमता में से जीव क्षमता, फुफ्फुसीय क्षमता, ज्वारीय आयतन, इसका मान पूछा जाता है। इसके 4-5 ऑब्जेक्टिव सवाल आए, लेकिन मैंने आपको कहीं चर्चा नहीं की, क्योंकि ये सवाल है, इस सवाल का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेना। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, फेफड़े की क्षमताएं और फेफड़े के आयतन। आपको सारे आयतन और क्षमता की वैल्यू टिप्स पे याद होनी चाहिए। पूछा जीव क्षमता 4800, फुफ्फुसीय क्षमता अपन ने बता दिया 5600। इसी तरह से पूछा ज्वारीय आयतन 500 ml, कितना हो गया? निःश्वसन आरक्षित आयतन 3000 ml, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन ये अपने 1100 ml, अवशिष्ट कार्यात्मक आयतन 1200 ml। ये आपको टिप्स पे याद होगा, तब आपको क्या होगा, इसका उत्तर लिख पाओगे। तो बड़ा सवाल भी आ सकता है, छोटा सवाल भी आ सकता है, फेफड़े के आयतन और क्षमताएं। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, अपने हृदय की नामांकित संरचना का चित्र बनाकर वर्णन करो। दूसरा सवाल है, हृदय की नामांकित संरचना है, उसका चित्र बनाकर वर्णन करो। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है, दांत का नामांकित चित्र बनाओ। दांत का नामांकित चित्र काफी बार आ रखा है। फिर आमाशय में भोजन का पाचन समझाओ, मुख गुहा में भोजन का पाचन समझाओ, आहार नाल का नामांकित चित्र बनाओ और आहार नाल के विभिन्न भागों का वर्णन करो। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि भी बड़ा सवाल आता है। मानव वर्ग का नामांकित चित्र, मानव वर्ग नलिका का नामांकित चित्र, वर्ग का नामांकित चित्र या वर्ग नलिका का नामांकित चित्र, ये 2 सवाल भी आते हैं बड़े बड़े। तो अपन ने कौन कौन सा, रक्त आहार नाल का नामांकित चित्र है, दांत का नामांकित चित्र है, आमाशय में भोजन है, मुख गुहा में भोजन है, छोटी आंत्र में भोजन का पाचन है, ठीक है। ये अपने बड़े बड़े सवाल है। मानव के हृदय का आंतरिक संरचना का चित्र बनाओ। मूत्र नलिका से पुनः अवशोषण की क्रिया, उसका नामांकित संरचना, नामांकित चित्र बनाकर समझाओ। श्वसन वृक्ष का नामांकित चित्र बनाओ। ये भी क्वेश्चन आता है, श्वसन वृक्ष का नामांकित चित्र आ रखा है 1-2 जगह। तो ये सवाल हो गए अपने लगभग क्या है, बड़े और छोटे। तो अपने बड़े सवाल में तो हृदय याद कर लेना,
वर्क का सवाल याद कर लेना, वर्क नली का याद कर लेना, आहार नाल याद कर लेना और फेफड़े का आयतन और क्षमताएं याद कर लेना। ये बड़े बड़े सवाल बनते हैं। 2-2 नंबर के सवाल में धमनी और शिरा में अंतर, अपने इसमें रक्त और लसिका में अंतर और हृदय का चालन तंत्र, इसी तरह से रक्त का थक्का जमने की क्रिया विधि, ये 2-2 नंबर के सवाल है। आमाशय में पाचन, मुख कुआ में पाचन, तो ये अपने छोटे और बड़े सवाल का मिक्सअप हो गया। तो अपने ये जब तक आपको छोटे सवाल याद होंगे तो आप बड़ा सवाल भी आराम से इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये वीडियो अपने क्लास के सभी बच्चों को भेजना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।